नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया शर्मा और मैं होस्ट हूँ आपके प्रोग्राम की ये जो है जिंदगी। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने अरविंद पाल जी के साथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इंसान की ये फितरत है कि वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कभी कभी आगे चलते चलते हमें एक बार रुककर पीछे भी देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। और इसी कोशिश में आज अरविंद जी के साथ हम बातचीत करेंगे कनाडा में आए हुए इंडो कैनेडियन पायनियर्स के बारे में, जो वो लोग कब इंडिया से कनाडा की तरफ पहली बार आए और उनकी 140 साल की इस यात्रा को हम 40 मिनट के आसपास की डिस्कशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि जब लोग इंडिया से पहली बार आए और उस वक्त का एक्सपीरियंस कैसा था और आज हम जहाँ खड़े हैं तो किस तरह जिंदगी ने पूरा सर्कल पूरा किया है। तब के दिनों से आज के दिनों में हमने कैसे तरक्की की है और उसके लिए कैसे कैसे सैक्रिफाइसेस करने पड़े, इन सब चीजों पर हम ध्यान देंगे आज। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो अरविंद जी, कहाँ से शुरू करें आज? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर बताइए कि आज हम कहाँ से कहानी शुरू करेंगे। सोनिया जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो का। तो ये जो हिस्ट्री का चैप्टर तो ऐसा है कि जितना आप खोलते जाएंगे तो उतना ही जैसे प्याज के जैसी और ये निकलती जाती हैं। लेकिन जो भी है, हमारी जो डिस्कशन है 30-40 मिनट की, उसमें सीमित रखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम शुरुआत की कर लें कि जब 1880 ईस्वी के आसपास जब इंडियन यहाँ पर आने शुरू हुए थे, वहां से शुरू कर सकते हैं कि आपका कोई और आइडिया है? नहीं, 1880 से ही शुरू करते हैं कि सबसे पहले इंडियन कब आए, कैसे आए, किस जरिए आए और क्या थॉट प्रोसेस था उस वक्त का। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं एक माफी मांगना चाहूंगा सबसे, जो श्रोतागणों से, कि कुछ हो सकता है मैं नाम इस डिस्कशन में लूं और मेरी नजर में वो काफी इम्पोर्टेंट नाम है और उसी चक्कर में शायद मैं कई इम्पोर्टेंट नाम को मिस भी कर दूं, क्योंकि काफी छोटा सेशन है। तो मैं पहले ही उनसे माफी मांगता हूं कि शायद मैं सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा। और कमिंग बैक टू हिस्ट्री, जो जैसे कि हम जानते हैं इंडो कैनेडियन टर्म, इंडो कैनेडियन मतलब जो जिनकी एंसेस्ट्री इंडियन है या जिनकी एथनिसिटी इंडियन है, वो इंडो कैनेडियन कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारा जो है, जब ऐसे अकॉर्डिंग टू स्टैट्स कनाडा, जो हम लोग हैं यहाँ पर, पूरा 8th लार्जेस्ट इंडियन ग्रुप है यहाँ पर कनाडा में, और मोस्टली जो है उसके पंजाबी ओरिजिन के हैं। और ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो है इंडो कैनेडियन पॉपुलेशन ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में रहती है। उसके बाद अल्बर्टा, क्यूबेक, यहाँ अलग अलग जगह पर है जी। तो गोइंग बैक टू 1880, उस समय क्या हुआ कि जैसे कि आपको मालूम है 1947 में भारत की आज़ादी हुई है, लेकिन आज़ादी के पहले बहुत सारे जो इंडियन थे वो ब्रिटिश फोर्सेस में भी थे और ब्रिटिश फोर्सेस जहाँ भी जाती थी जी, उनकी डिफेंस सर्विसेज में काम करते थे इंडियन। करेक्ट, उनके डिफेंस सर्विसेज में मिलिट्री में थे और उस मिलिट्री की वजह से जहाँ भी ब्रिटिश फोर्सेस जाती थी तो हमारे जो इंडियन उनके सब्जेक्ट थे, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, वो भी साथ में थे। और एक बार क्या, जब 1900 ईस्वी के पहले, तो कुछ लोग जब वैंकूवर वाले पोर्ट पर उतरे, उन्होंने देखा कि ये तो जगह काफी मतलब पंजाब जैसी लग रही है, लहलहा रही है। तो उन्होंने वहां रुकने की कोशिश की। वहां कुछ लोग उतर गए वहां पर, और उन्होंने जब बैक होम चिट्ठियां लिखी और अपने जो साथी थे उनको भी, परिवार वालों को, उनको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी कि कैसी जगह है, तो उनके दिल में भी ऐसी उम्मीद आई कि हम भी वहां जाएंगे, कनाडा में जाएंगे। तो ऐसे करके वहां से आना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये तो बात हुई 1880 के आसपास। तो कैसे आए थे, मतलब हाउ डिड दे मैनेज? ये जो आप कह रहे हैं कि जो लोग आके वैंकूवर में रुके, फिर उन्होंने उसके बाद में आगे कैसे बढ़े लोग, कैसे आने शुरू हुए? हाँ,
तो जो पहले जो लोग आ रहे थे वो शुरुआत में तो वो सारे ब्रिटिश आर्मी के वेटरन थे। उसके बाद क्या हुआ, अराउंड 1897 तो वहां पर एक क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली होनी थी लंदन में। तो उसमें जो सोल्जर जो सिपाही थे वहां पे पार्टिसिपेट करने आने वाले थे, तो उस समय जब जा रहे थे इंग्लैंड तो उनका आना हुआ कनाडा के जो वेस्टर्न कोस्ट, मतलब कि जो भी ब्रिटिश कोलंबिया के नाम से जानते हैं, तो वहां पर आए। जी। और कैनेडियन गवर्नमेंट की ये भी इच्छा थी कि ये जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो पार्ट है वो कनाडा का ही रहे और यूनाइटेड स्टेट्स उसको हड़प ना ले। तो कैनेडियन गवर्नमेंट की बहुत इच्छा थी कि इसे कनाडा का ही हिस्सा रखें, ब्रिटिश कोलंबिया को। तो उस समय जो शिप के जरिए आए थे लोग, जो सिपाही आए थे पंजाब से ब्रिटिश आर्मी के रूप में, तो जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उन्होंने देखा कि जो उनकी जो बैक होम की जो है लैंड है या कुछ भी एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है। और उन्होंने क्या किया, तो बजाय कि वो वापस इंडिया जाए, उन्होंने वहीं वैंकूवर में ही रुकने का फैसला कर लिया था। तो वो समय था, जैसे मैंने अभी बोला, 1897 के समय कई लोग जो यहाँ रुके थे शिप के जरिए आए थे और उनकी जो जॉब शुरुआत में थी, जैसे नाइट के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या लंबर फैक्ट्री में थे। उसके बाद 1900 में कैनेडियन पैसिफिक रेलवे से शुरू हुआ, रेलवे की जो जॉब की है उन्होंने, कंस्ट्रक्शन की, उस तरह की जॉब्स में वो थे। तो जब वो आए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि अरविंद जी, क्योंकि कनाडा में तो जमीन बहुत ज्यादा है इंडिया से कंपेरेटिवली, तो जमीन उस वक्त सस्ती होगी। तो इस बात का भी, जो एक किसान माइंडसेट का इंसान होता है उसको जमीन से प्यार होता है, और जब वो उन्होंने देखा होगा कि ओके यहाँ पर जमीन सस्ती है या गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है आराम से, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर रहा होगा उनके डिसीजन मेकिंग में कि हम यहाँ रह के धरती को उपजाऊ बनाएं, इस पे खेती बाड़ी करें। या बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी उपजाऊ है ही, फर्टाइल लैंड है यहाँ पर। और मोस्टली जो लोग यहाँ से वहां से आ रहे थे, तो क्योंकि किसान बैकग्राउंड से थे, तो उनको ये जगह और भी अच्छी लगी और उन्हें लगा कि ये जो है हमारे जैसे ड्रीम लैंड काइंड ऑफ लोकेशन, तो वो यहाँ बसने को पूरे खुशी से तैयार थे। ठीक। तो ये एक इंसिडेंट बहुत सुनने में आता है, और मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है कनाडा की हिस्ट्री के बारे में। तो एक इंसिडेंट आता है कामागाटू मारू का, तो उसके बारे में आप जानते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा हमें जरूर बताइए। जी हाँ, वो कामागाटा मारू जो है, एक्चुअली उसका नाम जो है कोमागाटा मारू एक जहाज था, और ये कनाडा के इतिहास में बड़ा एक जैसे कलंकित शब्दों में लिखे जाने वाला चैप्टर है। वो क्यों, उसके बारे में थोड़ी मैं डिटेल डिस्कस करूंगा आपसे। तो सबसे पहले जैसे कि 1914 में कोमागाटा मारू जहाज यहाँ आया था, उसके पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड ऐसी है कि जब 1880 के आसपास, उसके बाद जैसे 1907 तक, आपको मालूम होगा कि इंडियंस जो थे उनको कोई वोटिंग राइट नहीं था यहाँ पर। जो लोग इंडो कैनेडियन थे या जो इंडिया से आए हुए थे ब्रिटिश सब्जेक्ट, उनको किसी भी जनरल इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं था। और इन्होंने, बल्कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो लोग वहां से माइग्रेट हो सकते हैं उसके ऊपर भी एक कोटा रिस्ट्रिक्शन डाली हुई थी। जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी वो अगेंस्ट साउथ एशियन कम्युनिटी थी उस समय की। ये काफी विवाद वाला मसला है। और आप देखिए कि सिर्फ 100 लोग आ सकते थे इंडिया से उस समय, उस कोटा के हिसाब से, until 1957, मतलब तो यानी 1880 से लेकर 1957 तक सिर्फ 100 लोग आए थे। 100 लोग उन्होंने इतना कोटा रखा था जो कि इंडिया से डायरेक्ट आ सकते थे। पर ईयर आ सकते थे। पर ईयर आ सकते थे। और उसके बाद, लेकिन जब से सारा कुछ, मतलब जो कोटा निकल गया और यूरोप से भी इमिग्रेशन फ्रीली होनी शुरू हो गई, तो उसके बाद 10,000, 20,000 इस हिसाब से नंबर से वहां से आने शुरू हुए थे, जो हिस्ट्री के हिसाब से। तो अभी कमिंग बैक टू द कोमागाटा मारू जो इंसिडेंट है, उस समय क्या था, ये जो एक जहाज जो था,
ये चार्टरशिप किया था जो फिरोजपुर के एक थे बिजनेसमैन बाबा गुरदीप सिंह, उन्होंने चार्टरशिप किया क्योंकि उस समय जो कैनेडियन पॉलिसी ये थी कि वो जो जहाज है या कुछ भी जो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो उसी देश से निकलना चाहिए और विदाउट एनी स्टॉपिंग एट एनी कंट्री सीधा कनाडा में आना चाहिए किसी भी पोर्ट पर। यहाँ से जहाँ से ओरिजिन वो कंट्री होना चाहिए जहाँ से लोग आ रहे हैं और डेस्टिनेशन भी कनाडा होनी चाहिए, बीच में कहीं रुकना नहीं। कहीं रुकना नहीं है। मतलब देखिए कि है ना, अभी इंडिया से कनाडा आने का रास्ता कितना लंबा है, इवन जहाज में भी जाते तब भी हालत खराब हो जाती है एरोप्लेन में जाते हुए। वो लोग उस समय शिप में आए थे। जी जी जी, तो काफी महीने लगे होंगे आपको। हाँ जी, तो मुझे पानी उतना फ्यूल इतना सब कुछ चाहिए, वो मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है वो जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इतने दिनों की ट्रैवल जो है वो सस्टेन कर सके। वो तो है ही। तो अभी आप देखिए इसमें जो डेटा कहता है कि 1914 में कोमागाटामारू जो जहाज था, एक्सट्रीम लाइनर था, उसमें 376 पैसेंजर थे, 376 जी। उनको हम मतलब उस समय ब्रिटिश सब्जेक्ट बोलते थे, हालांकि सारे पंजाबी थे, 2 को छोड़कर। और सबसे जो बड़ी बात ये थी कि जब वो लोग यहाँ पर आए तो उनको कनाडा में लैंड नहीं होने दिया गया और उनको वापस इंडिया भेज दिया गया था। तो उसमें हाँ जी, तो लेकिन आए इसलिए थे क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने ये कहा था कि देयर इज नो डिफरेंस इन डिफरेंट पीपल, राइट? कोई रेसिज्म नाम की कोई चीज नहीं थी उनके हिसाब से। लाइक क्वीन विक्टोरिया का डायरेक्शन ये थी कि एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वल। तो इस चलते उन्होंने ये अस्यूम किया कि वो जा सकते हैं इस कंट्री में बिकॉज दे आर ब्रिटिश सब्जेक्ट। लेकिन जब वो यहाँ आए तो असलियत कुछ और निकली। बिल्कुल ठीक, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि 1858 में क्वीन ने ये ऑर्डर इशू किया हुआ था कि जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं उनको कोई रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और जैसे जैसे जो ब्रिटिश लोग हैं जो प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को भी वही होंगी। तो इसी मिसकंसेप्शन में ये लोग आए और यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर आकर जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है वही इनके अगेंस्ट खड़ी हो गई। जो जहाज के पैसेंजर थे वैंकूवर पोर्ट पे खड़े हुए, वहां पर रुके रहे, 1 महीना इनको रोका रहा और बल्कि इनके ऊपर इवन एक रेजिमेंट वहां पर आई जिसके रेजिमेंट ने ये उनको बोल दिया कि हम यहाँ पर अपनी तोप लगा रहे हैं, वापस चले जाओ नहीं तो यहीं पे खत्म कर देंगे। तो ऐसा जो था ऐसी सिचुएशन में तो ना तो उतरने दिया और ऊपर से थ्रेटनिंग अलग की उन्होंने। थ्रेटनिंग अलग थी, तब इनकी थोड़ी आंखें खुली कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो कुछ अलग इंप्रेशन में बैठे हुए थे कि हम यहाँ आएंगे और आराम से अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे और लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। और रात के समय कुछ लोग जैसे शिप से तैरते हुए समुद्र में वापस अपने पोर्ट पर पहुंच गए, तो वो जो लोग कुछ यहाँ पर बस भी गए थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे उनको वापस जाना पड़ा ऐसे भूखे प्यासे। और द वर्स्ट पार्ट वाज, हालांकि देखिए जो वैंकूवर की जो लोग थे उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज एक प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी ने कोई उसका ख्याल नहीं किया और बोले कि नहीं, वी डोंट केयर, आप सब हिंदू लोग वापस जाओ। उस समय हालांकि शिप पर देखिए सिख हिंदू मुसलमान सभी भाईचारा इकट्ठा थे, लेकिन इन्होंने यहाँ की लैंग्वेज में वो सबको हिंदू बोलते थे, बोले कि हिंदूज गो बैक। तो वो एक और काला इसमें इतिहास में चैप्टर आता है कि यहाँ पर एक विलियम हॉपकिंसन नाम के एक जासूस थे, इमिग्रेशन ऑफिसर। तो उनका जो काम था वही था कि जो बाहर में जो फॉरेन स्पेशली यूएस कनाडा में जो इंडियन रिबेलियन एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी रिपोर्ट पूरी गवर्नमेंट को देते जाए, इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, क्योंकि ब्रिटेन वाज रूलिंग इंडिया उस वक्त, ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया। जी हाँ जी। तो उस चक्कर में अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि विलियम हॉपकिंसन थे, क्योंकि उस समय आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश लोग वहां पर थे पंजाब या इंडिया में, और विलियम हॉपकिंसन की जो मदर थी वो पंजाबन थी
इसलिए हॉपकिंसन को पूरी तरह से हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश अच्छी तरह से आती थी। जी। बल्कि वो तो जब यूएसए में उनकी पोस्टिंग हुई है एज एन इमिग्रेशन ऑफिसर, साथ के साथ वो इंटरप्रेटर भी थे हिंदी और पंजाबी और इंग्लिश वाले। और उसकी वजह से अभी लोग तो चेहरा देखते हैं, चमड़ी देखते हैं कि अरे गोरा है, तो उनके सामने अगर हिंदी पंजाबी में बात कर लेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक बार अदर वे अराउंड उनको सारी बात समझ में आती थी और पूरी रिपोर्ट बैक होम जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, साथ में ही इंफॉर्मेशन दे दी इंडियन गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय की, कि देखो यहाँ से कोमाघाट हमारा जहाज वापस आ रहा है और उसमें ये सब लोग बैठे हुए हैं। और ये सारी खबर पंजाब पहुंची और एक थे वहां पर इंस्पेक्टर सुखा सिंह, वो अपनी फोर्स लेकर कलकत्ता में बजबज घाट पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर गोलीबारी शुरू की और कई लोग तो वहीं मारे गए, पैसेंजर। तो अब देखिए इतना लंबा सफर, पहले तो कलकत्ता से यहाँ पर आए हैं वैंकूवर में और यहाँ पर ये वाला ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद वापस गए तो उनको वहां पर भी मिसट्रीटमेंट क्या, किलिंग हो गई सीधी सीधी। जी, मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जब ये लोग वहाँ इंडिया से निकले थे पहली बार टू बिगिन विद, तो क्या ये लोग मतलब छुप के निकले थे? दे वर ब्रिटिश सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बता के निकले थे कि क्या सिचुएशन थी? वो रिबेल? नहीं, रिबेल नहीं थे, वो कॉमन लोग थे, कोई उनमें रेबेलियन नहीं था, कोई उसमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी जिसमें कि वो बोल सके कि ये जो पैसेंजर्स हैं ये यहाँ पर बगावत करके जा रहे हैं। हाँ, जो गदर पार्टी वाले थे वो ओपनली बगावत कर रहे थे, लेकिन ये जो पैसेंजर थे 376, ये तो बगावत वाले नहीं थे, ये तो कॉमन सिटीजन, उस समय के ब्रिटिश सब्जेक्ट यहाँ पे कनाडा में लैंड होकर यहाँ पर अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहते थे। ओके, तो जो स्पाई था, जो मिस्टर हॉपकिंस थे, उनको इनसे क्या प्रॉब्लम हो गई? मतलब व्हाई वुड ही, उन्होंने इनकी रिपोर्ट क्यों की? उन्होंने रिपोर्ट इसलिए की क्योंकि उस समय की जो रेसिज्म वाली जो रेगुलेशंस थी, कनाडा उस समय जो था व्हाइट मैन्स कंट्री था जी। तो व्हाइट मैन कंट्री में वो चाहते ही नहीं थे कि हाँ यहाँ कोई दूसरा ब्राउन है कोई भी यहाँ पर आए, चाहे चाइनीज हो, चाहे फिलिपिनो हो या कोई भी हो जी। तो उसकी वजह से, और साथ के साथ क्या हुआ, जब ये लोग आते थे जो ऑलरेडी सेटल थे यहाँ पर, उन्होंने देखा कि जो हमारी जॉब्स तो ये लोग लेते जा रहे हैं, हार्डवर्किंग लोग थे, वो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे में जॉब कर रहे थे, लंबर फैक्ट्रीज में कर रहे थे, और जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे थे रात के समय। तो व्हाइट मैन कंट्री एक तरह से उस समय बनी हुई थी जिसमें जो नॉन व्हाइट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसकी वजह से उन्होंने सीधा अपना बता दिया कि हमें आप लोग नहीं चाहिए, आप वापस चले जाओ। बल्कि अगर आप इतिहास में देखेंगे, कुछ तो ऐसे थे कि वहां पर जो मतलब इतनी मार कुटाई चला करती थी, जो साउथ एशियन स्पेशली इंडियन कम्युनिटी के ऊपर, पंजाबी कम्युनिटी के ऊपर लोग मार देते थे व्हाइट वाले। और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि लेकिन ये वाली जो सिचुएशन थी, जो गलत बातें थी, वो इंडिया तक नहीं पहुंचती थी। इंडिया तक यही पहुंचती थी कि हाँ अभी वैंकूवर बहुत अच्छी जगह है, कनाडा बहुत अच्छी जगह है जी। हाँ जी, जो पॉजिटिव पॉइंट है लोग उस पर फोकस करके यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो ये रेसिज्म उनके सामने आया, तो दैट वाज वेरी द अनप्लेजेंट सरप्राइज। ऑफ कोर्स जी जी। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? मतलब ऑब्वियसली जब वो वापस गए देश, तब भी उनको वहां पर बहुत ही मतलब ये किलिंग वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तो आई एम प्रीटी श्योर जो ये लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छी है और सबको इक्वल ट्रीट करती है, बिकॉज वही तो पिक्चर उन्होंने पेंट की थी इंडिया में। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जब वो वापस गए होंगे तो उनकी आंखें खुली होंगी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी किसी हिंदुस्तानी के वो सगे नहीं है, वो उनके खिलाफ है। तो करेक्ट, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर था जी जी। और इस सिलसिले में बल्कि मैं एक और यहाँ एक शख्सियत की बात करना चाहूंगा, क्योंकि उस समय मोस्टली जो ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, जो सोल्जियर थे, रिटायर होकर यहाँ पे सेटल हुए थे, अराउंड 1905 तक की बात कर रहा हूँ मैं इस समय। तो उस समय
फ्रीडम फाइटर थे, बंगाल से थे, उनका नाम था तारकनाथ दास जी। और आप देखिए तारकनाथ दास बड़ी हम्बल फैमिली से निकले थे वहां से, बंगाल से। उसके बाद उन्होंने उस समय के जो लीडर थे जैसे टॉलस्टॉय, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में थे और वो प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस समय अर्ली 1900s में। तो उन्होंने जो यहाँ की जो कम्युनिटी है, जो पंजाबी कम्युनिटी थी वैंकूवर की, उनको सचेत कराया, उनको बताया कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि हम गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं और दूसरी तरफ इन लोगों से मार खाते रहते हो और आपका देश भी गुलाम है, कैसे गुलामों वाली जिंदगी जी रहे हो। तो ये जो ऐसी जो चीजें थी, इनसे लोगों की काफी और भी उनकी आंखें खुली कि ये सच में कह रहा है बंदा। और उन्होंने कुछ मतलब उनके जो ग्रुप बने, जो लोग उस समय जो सोल्जियर थे, उन्होंने क्या किया, जो पहले तो बड़े शौक से, बड़े फख्र से अपनी ब्रिटिश यूनिफॉर्म दिखाया करते थे कि हम मिलिट्री में हैं, ये और वो। उसके बाद उन्होंने वैंकूवर में आकर अपनी जो एक चौक पर अपनी जो वो यूनिफॉर्म की वर्दियां थी मिलिट्री की, वो जला दी एज ए प्रोटेस्ट कि हम डिक्लेयर करते हैं कि अभी ये जो है गरम दल की जो हथियारबंद जो है शुरू होगी हमारी मुहिम। तो वो जो बहुत तगड़ा टर्निंग पॉइंट था जो कि तारकनाथ दास जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर, उसके में इन्होंने ये जो पंजाबी कम्युनिटी को यूनाइट किया और एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी बनाई उन्होंने वहां पर कनाडा और वैंकूवर में, यूएसए, प्राइमरीली यूएसए में, क्योंकि कोलंबिया में थे यहाँ पर। तो उसके बाद लेकिन इनका प्रभाव यहाँ पर भी पहुंचा और उसके प्रभाव के अंदर गदर पार्टी जो थी वो भी स्थापित हुई थी, जिनके ऑपरेशंस आपको मालूम होगा सैन फ्रांसिस्को, एबर्ट्सफोर्ड, होनोलुलु, जापान, सिंगापुर, अलग अलग जगह पर हुआ करते थे। तो प्रोफेसर दास ने उस समय जो लाला हरदयाल को बोला कि आप कुछ करिए, इनको यूनाइट करिए, तो लाला हरदयाल सामने आए थे उस समय। और बाबा सोहन सिंह भकना वो ऑपरेशन करते थे, वहां से सैन फ्रांसिस्को थे। और आपको मालूम ही होगा करतार सिंह सराबा जो थे उस समय, देखिए 18 साल की एज में कोई बच्चा, आज से 100 साल पहले 18 साल का बच्चा पंजाब से स्टडीज करने आया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, तो उस बंदे का क्या कैलिबर रहा होगा। इवन आज की डेट में भी अगर कोई बच्चा आता है 18 साल का हायर एजुकेशन के लिए कनाडा, यूएसए, तो दैट्स अ बिग डील। उस समय आया है तो उस बंदे का कैलिबर क्या था और हुआ क्या, यहाँ पर तो आ गए, लेकिन गदर पार्टी के उन्होंने कांटेक्ट में आए, बाबा सोहन सिंह भकना के कांटेक्ट में आए, तो उन्हें पूरी बात और भी क्लियर होती थी इन लोगों को कि जब तक हमारा देश गुलाम है तब तक हम सेकंड सिटीजन ही रहेंगे, सेकंड ग्रेड के या थर्ड ग्रेड के, जो भी आप बोलिए, फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं रहेंगे। तो ये करतार सिंह सराबा भी उस समय गदर पार्टी के बहुत ही एक्टिव मेंबर थे, वापस गए और वहां पर इन्होंने शहीदी प्राप्त की। आपको मालूम है पूरा इतिहास इसके बारे में। बिल्कुल 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 जी। तो ये लोग जो थे यूएसए के, कैनेडियन, दोनों का बड़ा ही मतलब क्लोज कांटेक्ट था उस समय। तो इसमें ये भी देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में भी कनाडा और यूएस में रहने वाले हिंदुस्तानियों का कितना बड़ा योगदान रहा। जी हाँ, बिल्कुल। जो आजादी की लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस की लड़ाई में कनाडा और यूएस में रहने वाले हिंदुस्तानी जो थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। They were big stimulating force behind it. बहुत बड़ा फैक्टर था। और बल्कि ये सारी हथियारबंद जथेबंदी थी, इनका मानना था, जैसे जो शहीद भगत सिंह है, शहीद करतार सिंह सराबा, शहीद उधम सिंह, ये सब गरम दल वाले थे, जिनका मानना था कि इन्होंने कोई हिंसा पब्लिक के ऊपर नहीं की है। ये भी मैं बात क्लियर कर दूं आपके साथ, जो भी इन्होंने काम किया है, जो पर्टिकुलर एक टारगेट के साथ, अगर सैंडर्स को मारा है तो एक ही बंदे को मारा है, जिसने भी कुछ ऐसा वायलेंस की थी, चाहे जलियांवाला बाग में की थी या किसी के ऊपर की थी, जो वहां पर थे, जिन्होंने लीड किया था जलियांवाला बाग का जो जी, तो वो सिविलियंस को नहीं हर्ट करते थे। उनका गोल था कि जो आपका टारगेट है सिर्फ उसी को टारगेट करते थे। हाँ, अपना मैसेज देते थे
कि हमारा मैसेज ये है कि भारत को आजाद करना है। जी जी। और उसमें इंडिया की जो फ्रीडम फाइटिंग हिस्ट्री वो तो काफी सामने आ जाती है, लेकिन जो यूएसए और कनाडा की जो हिस्ट्री है वो भी कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से जो लोग फ्रीडम फाइटर आए थे यहाँ पर, बल्कि मैं तो बोलूंगा उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने जगह हमारे लिए यहाँ पे भी बनाई, आज उन्होंने हमारे लिए रास्ते खोल दिए। तो जो हमारा जो जैसे बोल सकते हैं पायनियर, जिसे हम मार्ग निर्माता बोल सकते हैं, ये जो फ्रीडम फाइटर थे वही मार्ग निर्माता थे, जिनकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज एकदम फर्स्ट क्लास सिटीजन वाली जो सिचुएशन में बैठे हुए हैं। तो अरविंद जी, उधर से आगे बढ़ते हैं। तो आज इसके आगे की कहानी क्या है? मतलब मेरे को मालूम है कि वो तो बहुत एक क्या कहते हैं टर्निंग पॉइंट थे, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स जो उन्होंने अचीव किए। उसके बाद कैसे आगे बढ़ी कहानी? क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान की ओरिजिन के लोग हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पर बैठे हैं, हर बिजनेस में, हर तरह की फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ तक पहुँचने की कहानी थोड़ी और बताइए हमें। तो अभी थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये वाली बात की है। फास्ट फॉरवर्डिंग मतलब कि जो 1947 के समय जब भारत आजाद हुआ, उस समय कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये भी इजाजत दी कि जो इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है वो वोटिंग कर सकती है जनरल इलेक्शंस में। तो बेसिकली ऑलमोस्ट सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी लग गया इनको पॉलिसी चेंजेस करने में, कि वोटिंग शुरू हुई और पार्टीशन हो गई। वहां पर हजारों लोग जो थे इंडिया पाकिस्तान से एक दूसरे वहां से आए, यहाँ से गए, ऐसे करते करते जो पहला जो मेजर सिग्निफिकेंट बैच था इंडिया से या साउथ एशियन कंट्रीज से, वो 47 के आसपास में निकला था। और उसके बाद जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज में चेंजेस हुई, कोटा चेंजेस हुई, जैसे मैंने आपको कोटा के बारे में पहले बोला था कि 1967 के समय जो इमिग्रेशन कोटा के रिलेटेड जो पॉलिसी थी कि ये वाला एथनिक ग्रुप नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, वो सारी इन्होंने स्क्रैप कर दी। सो बेसिकली उस समय 67 ऑनवर्ड्स तो इतनी ज्यादा जो इमिग्रेशन शुरू हुई है। आप देखिए उस समय इंडियन जो थे अफ्रीका में भी बैठे हुए थे, कैरेबियन कंट्रीज में बैठे थे, यूरोप में बैठे थे और अलग अलग और भी कंट्रीज में बैठे थे। वहां से लोग आने शुरू हुए इंडियन फिर वहां से जी। और करते करते जो अभी देखिए पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, मेरा ख्याल लास्ट टाइम जो मैंने आंकड़ा देखा था शायद 1.3 मिलियन था, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन दैट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट अगर आप ओवरऑल नंबर देखें तो। एब्सोल्युटली जी, आप पिछले 10 सालों में ही देख लीजिए मैनिटोबा में ही सिग्निफिकेंट अपसर्ज ऑफ इमिग्रेंट्स है। मेरे कहीं पर पढ़ा था कि आई थिंक मैनिटोबा एक पहला प्रोविंस था जिसने कुछ लॉ पास किया था फेवरिंग द इमिग्रेंट्स। आपको उसके बारे में मालूम है? आई थिंक के वो वोटिंग का लॉ सबसे पहले यहाँ पर पास हुआ था कि हाँ जी। तो 1999 श्योर, उसके पहले तो मैं मेंशन करूंगा जो कैनेडियन पॉलिटिक्स में, वैसे तो मैनिटोबा पॉलिटिक्स में, कैनेडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत लोग हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस समय जैसे देखिए जो पहले जो लोग आए थे उनमें से डॉक्टर गुलजार चीमा का नाम काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अच्छा ये इनकी डिस्टिंक्शन है कि दोनों में एमएलए रहे हुए हैं, मैनिटोबा में भी और बीसी में भी जी। तो सिर्फ यही एक है एमएलए जो कि दोनों प्रोविंसेस में रहे हुए हैं। दैट्स वेरी गुड अचीवमेंट। और अच्छा 99 में क्या हुआ, हालांकि देखिए मैनिटोबा में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी पंजाबियों की कंपेयर टू ओंटारियो या अपने बीसी, लेकिन फिर भी उस समय जो एक रेवोल्यूशन लॉ पास हुआ था कि जैसे हम बोलते हैं कि मोटरसाइकिल जो चला सकते हैं विद टर्बन, हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, या जो अमृतधारी सिख हैं वो अपने 5 ककार लेकर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकते हैं किरपान पहनकर,
वो जो सब चीजें जो पास हुई थी 99 में, तो एक हिस्टोरिकल स्टेप था, जो कि मैनिटोबा पहला प्रोविंस था, हालांकि यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। तो मैनिटोबा ने बहुत अच्छी हिस्ट्री बनाई थी उस समय। इट वाज ए साइन ऑफ एक्सेप्टेंस। जी, कि जो इंसान आपके जो आपकी पहरावे में जो जरूरी चीजें हैं, आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको आपको हटाना नहीं होगा क्योंकि आप कनाडा में रह रहे हैं। तो दे एक्सेप्टेड द सिख्स और हिंदुस्तानियों को जैसे वो हैं वैसे उनको एक्सेप्टेंस मिली। एंड मैनिटोबा वो पहला प्रोविंस था जिसने ऐसा किया, पहला था। या जैसे अभी आप जानते हैं जो कैनेडियन चार्टर ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स है, तो बेसिकली उसमें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको उन्होंने बताया कि यस वी आर अपहोल्डिंग दिस टेनेट, और उसको इस लॉ के पास होने के साथ वो अपहोल्ड हुआ। पहले भी था, लेकिन ये बड़ा विजिबल साइन था कि ये चीज हुई है। और नॉट ओनली डॉक्टर गुलजार चीमा, देखिए इवन मैनिटोबा के अगर हम देखें तो बहुत सारे पायनियर्स की बात कर सकते हैं। आपको भी, इवन आपकी फैमिली, आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं। जो मेरे ख्याल लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी कि मिस्टर प्यारालाल शर्मा, राइट, आपके ससुर, मेरे फादर इन लॉ, हाँ जी, फादर इन लॉ जो हैं, तो वो देखिए जब वो आए, या उन्होंने डॉक्टर ढाला हैं, डॉक्टर रिहाल हैं, डॉक्टर धालीवाल हैं, बिदू झा हैं, बेसिकली मतलब अगेन मैं माफी मांगता हूँ कि मैं सारे नाम अगर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ मैनिटोबा या ऑर्डर ऑफ कनाडा तक लेवल तक भी पहुंच गए थे कई लोग। जी, अभी रिसेंटली डॉक्टर दक्षिणामूर्ति को ऑर्डर ऑफ कनाडा मिला है। करेक्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं जी, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। तो इससे बेसिकली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि एक समय ऐसा था कि कामागाटा मारू के टाइम पे एक पॉलिटिकल सिस्टम ने एक्सेप्टेंस नहीं दी एक पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को। आज की डेट में वही लोग उसी पॉलिटिक्स को रन कर रहे हैं। दे आर सिटिंग एट सिग्निफिकेंट पोजीशंस इन द पॉलिटिकल डायस्पोरा ऑफ द कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक जिंदगी जैसे पूरे सर्कल में आ गई। एक हिंदुस्तानियों के लिए फख्र की बात है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया और कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रूव करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जैसे आपने फुल सर्कल की बात की है ना, बड़ा प्यारा इंसिडेंट मेरे सामने आ रहा है कि देखिए जो कामागाटा मारू जो जहाज था आज से 1914 में जिसको फोर्स किया गया था वापस जाने को, वो थी उस समय की जो बीसी रेजिमेंट थी, उन्होंने उनको वापस भेजा था। और ऑलमोस्ट आफ्टर 100 years उसके बाद जो अभी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे मिस्टर हरजीत सिंह सज्जन, वो ही उस बीसी रेजिमेंट के कमांडर बने। लाइफ हैज कम टू फुल सर्कल। बिल्कुल। अब देखिए कि सिखों को, हिंदुओं को उन्होंने वापस भेजा था और आज एक सिख उनका कमांडर था। उस वही पर्टिकुलर रेजिमेंट के जिसने कि भेजा था वापस, उस बीसी रेजिमेंट के जो उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे मिस्टर सज्जन, तो फर्स्ट जो है द पंजाबी इंडियन सिख, वो उसको लीड करने वाले, कमांड करने वाले। तो यही बता रहा है कि एक पिछले 140 साल में हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। ये माना जाता है, मानते हैं हम लोग कि ठीक है पुराने कुछ कलंक पड़े हुए थे जो स्कार्स हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, लेकिन अगर हम उनके ऊपर नहीं बैठ सकते क्योंकि ऑलरेडी करेक्टिव एक्शंस लिए जा चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अपॉलॉजीज हो चुकी हैं। तो लोग समझते हैं कि ये एक गलत बात हुई थी उस समय, और हम उससे इतना आगे आ चुके हैं कि अभी जो नई जनरेशन है, जो इवन हम लोग भी हैं, हमें उन चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी इतने हाई स्टैंडर्ड हमारे जो पूर्वजों ने रख दिए हैं, एटलीस्ट उनको गिरने ना दें। बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि एक स्टेप और भी उनके आगे जाएं। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारी प्रेजेंट जनरेशन की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टैंडर्ड हमारे पूर्वजों ने एस्टैब्लिश किए हैं उनको हम आगे और ऊंचा करें, उनको नीचे ना गिराएं। जी हाँ। जी कुछ चीजें
चीजें जो ऐसी हैं, हमें लगता है कि पॉलिटिक्स में अभी लोग हमारे एक्टिव हुए हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, इसके अलावा आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें चाहे वो एक्टिंग है, चाहे स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो WWE वाले हैं या नॉवेलिस्ट हैं, मतलब चाहे किसी भी आप प्रोफेशन में चले जाइए। मैं इतनी एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि देयर इज नो लिमिट, मतलब ये एक एक पर्सनैलिटी के ऊपर एक एक सेशन हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ नाम मेरे दिमाग में आ रहे, तो मैं अगर आपको इजाजत दें मैं शेयर करना चाहूंगा उनको। जरूर जरूर। अभी देखिए, मो सिहोता जो थे वो सबसे पहले यहाँ के पॉलिटिक्स में जाने वाले थे। 1986 में पहले वो बने थे MLA, तो दैट वाज अ स्टार्टिंग। उसके बाद देखिए उन्होंने कितने रास्ते खोल दिए लोगों के लिए कि अभी तो हम देखते हैं कि कैबिनेट में अगर 20 है तो 4 तो पंजाबी ओरिजिन के ही हैं। जी जी। और नॉट ओनली दैट, अभी आज हम देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम हजीज सज्जन जो हमारे नवदीप बैल्स हैं, या जो जगमीत सिंह हैं इस समय जो पूरे नेशनल लेवल के पार्टी के लीडर हैं, तो आज की डेट में तो हम जगमीत सिंह देख रहे हैं, लेकिन जगमीत सिंह से पहले भी नेशनल पार्टी, फेडरल पार्टी के लीडर रह चुके हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जी जी जी। तो उन्होंने जो नींव हमारे लिए रखी, उसी के ऊपर हमने ये महल बनाया है। और आगे कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको मजबूती देते रहें अपने कॉन्डक्ट से, अपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइक वर्कमैनशिप से, और अपने मॉरल से, अपने जो इतिहास को समझते हुए, अपने कल्चर को पकड़ते हुए हम इसको और ऊपर उठाएं, ताकि गर्व से कह सकें कि हम हिंदुस्तान से आए हुए कैनेडियंस हैं और हम जहाँ जाते हैं वहाँ सुख लेके आते हैं, वहाँ पर उस जगह को अच्छा बनाते हैं, उसको अपलिफ्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है, और इसमें मैं उज्जवल दोसांझ को भी जोड़ना चाहूंगा, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर भी रह चुके हैं, और फर्स्ट इंडो कैनेडियन प्रीमियर रहे थे वहाँ यहाँ पर। और उनकी भी जो चीजें हैं, बहुत ही काबिल तारीफ उनका योगदान है पूरे हिस्ट्री में। जी चलिए, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। अरविंद जी, इसके अलावा और कोई बात शेयर करना चाहते हैं कि हम आज का सेशन अब वाइंड अप कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, कई नाम तो ऐसे होंगे कि जिनको हमने नहीं लिया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी का नहीं लिया है नाम तो प्लीज फॉरगिव अस। अदर देन दैट, एक एक जो पर्सनालिटी है उनके ऊपर एक एक सेशन हो सकता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो हाई स्टैंडर्ड्स हमारे एंसेस्टर्स ने पिछली जनरेशन में सेट किए हैं, तो हमें भी उनसे भी अच्छा, ताकि उनको हमारे ऊपर भी गर्व हो सके कि उन्होंने यहाँ पर आकर जो अच्छे काम किए, हम भी उनको अगले लेवल तक लेके जाएं। जी चलिए, आज का सेशन हमने इसलिए किया था कि कुछ हफ्ते पहले बातचीत हुई थी कि जब हम ग्रेड 12 से निकलते हैं तब हमें इतना समझ नहीं होती कि कौन सा करियर चूज करें या कौन सी लाइन पकड़ें अपनी लाइफ में। तो बात निकली थी कि हमें उन लोगों की कहानी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो ये उस दिशा में एक स्टेप था। आज हमारी कोशिश थी कि हम उन नामों को, उस हिस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइव कर सकें, ताकि आने वाली जनरेशन और आज की जनरेशन को एक रेफरेंस पॉइंट मिल सके। आप भी जरूर मौका निकाल कर कैनेडियन की, जो इंडो कैनेडियन की हिस्ट्री है, उसको जरूर पढ़िएगा। हिंदुस्तान का एक ये जो स्वाधीनता दिवस भी आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में चलते हुए हम आगे भी कुछ ना कुछ सेशंस जरूर करते रहेंगे हिस्ट्री को लेकर, और उन लोगों को लेकर जिन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए और हमारे लिए हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं, ताकि हम आगे बढ़ते चलें एक बड़े गर्व के साथ और एक डायरेक्शन के साथ। इसी के साथ मैं अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतना समय निकाला और अपनी जो नॉलेज है हमारे साथ शेयर की। मेरे मन में बहुत आदर है आपके लिए, इस बात के लिए। और आप श्रोतागणों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। आपके अगर कुछ सवाल हैं, कोई कंसर्न्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
हम पूरी कोशिश करेंगे उन सब चीजों को एड्रेस करने की। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबका दिन बहुत मंगलमय हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।